हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं घटता जाता है और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या दोस्तों आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं आप जाओगे तो वो घटेगा और ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? ये बढ़ता जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन अर्थात जिसे हम लोग ग्रीवा बोलते हैं वो कशेरुकी है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? और दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम में आने वाले रियल प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी वर्ग। किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन अर्थात गिरवा देखने को मिलता है? तो वो पक्षी वर्ग में देखने को मिलता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एड्स में डी का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स में डी का फुल फॉर्म में डी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिफिशियंसी। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जिसमें डी का अर्थ हमारा डिफिशियंसी होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो कोशिकाओं को एक निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली। और दोस्तों कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। और कोशिकाओं को क्या करता है? ये आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। साथ ही दोस्तों आपसे एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि किस झिल्ली को या किस कोशिका को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यानी कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है और कोशिका भित्ति को पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। साथ ही कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग और उनके संचरण का सही तरीका गलत है? तरीका हमसे यहाँ क्या पूछा दोस्तों? गलत ये संबोधित किया गया है। यानी हमसे जो ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों इसमें हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल ही गलत सुमेलित है। तो वो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए में है एड्स वायरस के कारण होता है। और दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि एड्स किसके कारण होता है? ना वायरस के कारण, यानी ये हमारा सही है। दूसरा में हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है, एंथ्रेक्स रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। और दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन सी में है हमारा इबोला रोग वायरस के कारण होता है। और दोस्तों ये भी आपको पता है कि इबोला किसके कारण होता है? वायरस के कारण ही होता है, यानी ये भी हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन डी में है हमारा एथलीट फूड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। और दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि एथलीट फूड किसके कारण होता है? फंगस यानी कवक के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि एथलीट फूड बैक्टीरिया से। ये बिल्कुल ही गलत सुमेलित है। एथलीट फूड हमारा कवक से होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमें ये सही उत्तर बतानी है कि वो कौन सा कथन है जो बिल्कुल ही गलत है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए में है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन बी में है
क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये भी दोस्तों बिल्कुल ही सही है। क्रोमोसोम हमारा डीएनए, लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, यानी ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में हमारा है जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, और दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमसे पूछा ही गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत कथन दिया गया है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्यों में कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? और दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। एक होता है दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है, और एक होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, यानी 2 प्रकार का हमारा दोस्तों कोशिका का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। हमारा अगला सवाल है, अधातु आमतौर पर अपने किस गुण के कारण अधिक विद्युतीय होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम परमाणु की त्रिज्या। कम परमाणु की त्रिज्या के कारण अधातु आमतौर पर अधिक विद्युतीय होते हैं। हमारा अगला सवाल है, धातु में अपनी किस गुण के अनुसार एक दूसरे को विस्थापित कर सकती है? और दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि जो धातु जितना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वह कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है, यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रियाशीलता गुण के कारण। जब धातु में अधिक अभिक्रियाशीलता गुण होती है तो क्या करता है वो कि अपने से कम अभिक्रियाशीलता गुण को क्या करते हैं, धातु को वो विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, और उसका स्थान वो स्वयं ग्रहण कर लेती है। इसीलिए तो हम लोग इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, एक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है। और हमसे क्वेश्चन यहाँ पूछा ही गया है कि धातु अपने किस गुण के अनुसार एक दूसरे को विस्थापित कर सकती है, तो अभिक्रियाशीलता गुण के आधार पर वो एक दूसरे को विस्थापित कर सकती है, यानी 9 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, दौड़ते समय हाथों की गति किस प्रकार की गति से जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोलन गति। दौड़ते समय हाथों की गति किस प्रकार की गति से जुड़ी होती है? दोलन गति से जुड़ी होती है। हमारा अगला सवाल है, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खटवास बोलते हैं दोस्तों इसको। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है और उसमें उसका गंध और स्वाद जब बदल जाता है दोस्तों, तो इस घटना को हम लोग खटवास बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है, कुरकुमीन नामक यौगिक जो विभिन्न प्रकार की जैविक गतिविधियों को दर्शाता है कहां से निकाला जाता है? तो दोस्तों कुरकुमीन का संबंध किससे है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, हल्दी के पौधे से। हल्दी के पौधे को नहीं बोला जाता दोस्तों कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है, तो दोस्तों कुरकुमीन के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, जिसका अनुसूत्र क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला CH4 होता है, यानी सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्रदूषण हमारा मीथेन गैस है। हमारा अगला सवाल है, रेगिस्तानी परिस्थितियों के प्रति सहनशील पौधों को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में उठने वाले जो पौधे होते हैं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जेरोफाइटिक पौधे कहा जाता है, यानी हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं मरुदभीत। जेरोफाइटिक पौधे को रेगिस्तान में उगा जाता है दोस्तों, और हिंदी में उसे मरुदभीत पौधा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रेगिस्तानी परिस्थितियों के प्रति सहनशील पौधों को क्या कहा जाता है? जेरोफाइटिक अर्थात मरुदभीत पौधे कहा जाता है।
हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्काइन। एल्काइन का क्वथनांक सबसे उच्च होता है क्योंकि इसमें दोस्तों प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। हमारा अगला सवाल है, एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज एंटोइन लीeuwenhoek ने कब की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1674। एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज एंटोइन लीeuwenhoek ने कब की थी दोस्तों? 1674 में की थी। हमारा अगला सवाल है, एंजियोस्पर्म जिसे आवृत बीजी भी बोला जाता है दोस्तों के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो एंजियोस्पर्म के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडक कहा जाता है। एंजियोस्पर्म के मादा प्रजनन अंग को अंडक कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? और ये प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया सवाल था। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन 131। आयोडीन 131 दोस्तों घेंघा रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, आधान जिसे ट्रांसफ्यूजन भी कहा जाता है दोस्तों में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसके संगत में भी संगत होना चाहिए? ये किससे डिपेंडेंट होता है दोस्तों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसके संगत में संगत होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RH फैक्टर जिसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों। RH फैक्टर के संगत में दोस्तों रक्त का संगत होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम में RPF टेक्नीशियन और LP में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरणीय। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्राकृतिक रेशा किसका बना होता है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, सेलुलोज। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।